आप एक काम करो ना तो वो आते करो मैं मैं तो आई थी ना आज भी साइलेंट फीचर करनी है किसकी जेनेटिक कोड ठीक है यस मैम ऐसा लग रहा है इसको भी चलाते हुए हाँ हाँ थोड़ा पॉइंटेड सा है ना ये सबसे पहले ये कैसा होगा ट्रिपलेट कोड में होगा कैसा होगा भाई क्या है इसमें ड्यूरिंग न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग न्यूक्लियोटाइड्स सॉरी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है हु विल टेल आरएनए से प्रोटीन बनाने के काम को क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं एक आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है एक आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है और एक आपने क्या पढ़ा है ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन में लास्ट में क्या हो रहा था आरएनए से प्रोटीन बन रहा था क्या बन रहा था हाँ तो बस ट्रांसलेशन की ही बात हो रही है इधर के भाई जब प्रोटीन बनेगा उसके दौरान न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होंगे आर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए ऑन एमआरएनए on mRNA are read as triplet are read as triplet ठीक है भाई जैसे कि आपका ये हो गया ठीक है ये हो गया बहुत सारे ऐसे हमारे क्या है बहुत सारे हैं सेकंड क्या है आपके फीचर कैसा होगा ये एक वर्ड है एम्बिगियस क्या है इसका मतलब क्या होता है ये नॉन एम्बिगियस है एम्बिगियस का मतलब होता है क्या कंफ्यूजन एम्बिगियस का मतलब होता है कंफ्यूजन तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर AUG है ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा अगर UGC है तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर ठीक है भाई क्या नहीं होगी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी एक स्पेसिफिक कोड किसको करेगा एक स्पेसिफिक ही अमीनो एसिड को करेगा तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं हम इसको कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं ये वाली चीज ना बच्चे भूल जाते हैं ये वाला वर्ड क्या है यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और क्या होगी स्पेसिफिक स्पेसिफिक से बना है देखो स्पेसिफिसिटी क्या बना है स्पेसिफिसिटी मतलब एक स्पेसिफिक कोड के लिए क्या होगा एक स्पेसिफिक ही क्या होगा अमीनो एसिड रिप्रेजेंट करेगा जैसे ट्रिपल यू किसके लिए होता है फिनाइल एलेनिन के लिए और क्या है कोई सा भी लिख सकते हो वैसे आप यूसीयू किसके लिए होगा सिरीन के लिए और सीयूसी किसके लिए होगा सीयूसी किसके लिए होगा ल्यूसीन के लिए किसके लिए होगा तो देखो सब के लिए क्या है एक अलग अलग है वो एक अलग बात है कि अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं क्या हो रहे हैं लेकिन ये जो कोड है ये सब क्या रहेंगे अलग अलग ही रहेंगे कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी अब हम पढ़ते हैं देखो हम जब इंग्लिश में रीड करते हैं कोई चीज तो हम पंचुएशन के साथ करते हैं
करते हैं कि नहीं करते हैं? जहाँ फुल स्टॉप होगी वहां हल्का सा रुकेंगे, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छे से एक्सेंट से में बोलते हैं। अब छोटी क्लास में जब आप होंगे तो आप क्या बोलते होंगे, रीडिंग करते होंगे आप, तो रीडिंग एक सांस में कर दी, है ना, क्या कर दी, रीडिंग एक सांस में कर दी, फटाफट बस घास चलाए जा रहे हैं, घास चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नहीं, बुक में जो सेंटेंसेस रीड करते हैं वो वाली बात हो रही है, पढ़ के बताऊं? पढ़ाओ मैम, देखो लाओ बुक दो इंग्लिश की। नहीं, बुक दो ना, लो मैं सोच सोच से बोलूंगा ना, क्या बोलूं। अब सपोज करो, देखो द कोडोन इज ट्रिपलेट। अब मैं रुक गई ना यहाँ पर, द कोडोन इज ट्रिपलेट। 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acids, hence they function as stop codons. 1 codon codes for only one amino acid. यहाँ मैंने लाइन चेंज की है, पता चला? नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ द कोडोन इज ट्रिपलेट, 61 codons for amino acids and 3 codons do not code for any amino acids. समझ में आ रही है ना कि कहाँ पर पॉज हुआ है, कहाँ पर थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है सेंटेंस को अच्छे से। तो पहले छोटे बच्चे में इतनी घास चला उसमें भी कहीं ना कहीं वो उनको जो स्पेसिफिक पढ़वाते हैं उनको पता होता है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। तो ये कैसा होगा, ये जो कोड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन लेस होंगे, या पंचुएशन ही नहीं होगा इसमें? पंचुएशन लेस होते हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं, कॉमन लेस लिखते हैं। यहाँ पर कोई पंचुएशन नहीं होगी। पंचुएशन मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ नहीं होगा। लिखवाने की तो इसमें नीड नहीं है। आगे बढ़ जाते पंचुएशन क्या होता है, जिसमें फुल स्टॉप हो, ठीक है, कॉमा हो, इन्वर्टेड कॉमास हो, ये सारे किस में आते हैं, पंचुएशन मार्क्स होते हैं, ये सारे पंचुएशन में आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, सबने पढ़ रखा है। अभी मैंने आपको पढ़ के बताया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई लास्ट वाला जो मैंने लाइन पढ़ी थी उसमें मैं कहाँ रुक रही थी, क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या बात हो रही है, नहीं पता चल रहा ना। और कहाँ मैंने लाइन चेंज की थी ये भी नहीं पता चला, लेकिन लाइन चेंज हुई थी, ठीक है। तो कहने की बात ये, तो वही तो बात है समझ नहीं रहे हो आप? बोल ऐसे बोलना चाहिए ना जो इंसान को सुन के समझ में आ जाए फौरन के फौरन। तो हम यहाँ पर नो पंचुएशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉमा लेस लिखेंगे इसकी फीचर में। जो हेडिंग में बना रही हूँ वो है मेन आपके वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड कैसा होगा, जेनेटिक कोड इज इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, किसमें होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में होगा, ठीक है भाई, ठीक है, डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। थोड़ा सा आज स्पीडली करना है हमें। तो जितना भी ये बच्चे लिख रहे हैं थ्योरी को, मैं नोट्स सेंड कर दूंगी आज के लेक्चर का, तो मैं उसमें से आप घर पर लिख लेना, वैसे लिखते रहो, जो छूटता रहेगा फिर उसमें से करते रहना, सारा ही छोड़ दोगे फिर आपके पास काम बढ़ जाएगा। तो फोर्थ है डीजेनरेसी, फोर्थ क्या है आपका, डीजेनरेसी है, क्या है, किसकी डीजेनरेसी, जेनेटिक कोड की ऑब्वियसली है ना, ये तो पढ़ रहे हैं हम। आवाज आ रही है भाई लास्ट तक? डीजेनरेसी में देखो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि कहीं पर दो आ रहे हैं अमीनो एसिड, यानी कि कहीं पर कुछ दो कोडोन्स ऐसे हैं जो एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं 4 आ रहे हैं, कहीं 6 आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। बस तो इसमें लिखेंगे सिंस अमीनो एसिड इज बीइंग एडेड इन अ प्रोटीन, सिंस लिखूं या बोलूं, सिंस अमीनो एसिड को मैं ए डाल दूं, अमीनो एसिड इज बीइंग एडेड in a protein chain, in a protein chain by more than one codon, by more than one type of codon या more than one codon,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही किस में आ जाएगा, डीजेनरेसी में आ जाएगा, यानी कि उस वो जेनेटिक कोड डीजेनरेसी दिखा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी होंगे जो क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, जो क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। ठीक है भाई, जैसे कि ट्रिपल यू और आपका डबल यू सी, दोनों ही फिनाइल एलानीन को करते हैं रिप्रेजेंट। दोनों ही किसको करते हैं, फिनाइल एलानीन को करते हैं रिप्रेजेंट। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यू सी यू, यू सी यू या फिर यू सी सी, दोनों ही किसको करते हैं, सीरीन को करते हैं। देखो, इनके बीच में जो मैं कोड्स लिख रही हूँ, कॉमा लिखा है मैंने, हाँ लिखा है कॉमा, नहीं डाला, डॉट डाली है। जबकि मोस्टली आप क्या करते हैं, जो फुल फॉर्म लिखते हैं वही तो कैपिटल लेटर्स से लिखते हो और उसमें डॉट डाल देते हो, जैसे कि पीएम सीएम या फिर एमएलए, डॉट डाल देते हो ना आप, नहीं भी डालते तो आपको पता होता है कि यहाँ पर डॉट है, ये फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर है ये यूनिवर्सल कोड, भाई ऐसा नहीं है अमेरिका में कुछ और हो जाएगा, फ्रांस में कुछ और हो जाएगा, ह्यूमंस के अंदर के कोड्स, जापान में कुछ और हो जाएगा, चाइना में कुछ और हो जाएगा। बस ये तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है। और बैक्टीरिया का अलग हो जाएगा, या ह्यूमंस का अलग हो जाएगा, एनिमल्स का अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबका सेम होता है। सबका क्या होता है, जेनेटिक कोड remains same for all organisms, all organism, वो ऑर्गेनिज्म चाहे आपके भाई किसमें आए, प्रोकैरियोट्स में आए या फिर यूकैरियोट्स में आए। देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को ऐसे ना लिखें इनकी टर्म्स में, तो हमें बहुत सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, है ना। इसलिए हम शॉर्ट में और बहुत बड़ी बात समझाने के लिए प्रोकैरियोट्स और ज्यादातर यूकैरियोट्स, इन दो टर्म्स का यूज करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अभी जो मैंने ये आपको ये चीजें बताई हैं, ह्यूमंस में भी ऐसी रहेंगी, बैक्टीरिया में भी ऐसी ही रहेंगी, तो और डिटेल में समझाने की नीड तो नहीं है, या है। हाँ भाई बॉयज, एक ही बार रिपीट करूंगी बस मैं, एक ही बार रिपीट का मतलब है कि एक बार समझाकर एक और बार कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। इसलिए बातें मत करें, वरना अलग अलग बिठा दूंगी। मैं कह रही हूँ यूनिवर्सल कोड सभी के लिए और सभी जगह पर क्या है, सेम सेम है। इसको और डिटेल में बताने की नीड तो नहीं है। अब देखो, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्या है, एक एक्सेप्शन है। जो भी कोड्स होंगे, जो भी, ध्यान से सुनो भाई, नई चीज होगी या शायद आपके लिए। भैया आपको बताया यूनिवर्सल कोड आ गया, एक लाइन में खत्म कर दिया आपने बात के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होगा, एक ही जैसा होगा सभी जेनेटिक कोड। भाई अगर बैक्टीरिया का हम ट्रिपल यू देखें तब भी फिनाइल एलेनीन है, ह्यूमंस का देखें तब भी फिनाइल एलेनीन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन होता है इसके, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके, यूकैरियोट्स के, किसके, यूकैरियोट्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सॉरी, प्रोटोजोन का, प्रोटोजोन किसमें आता है, यूकैरियोट में ही आता है शायद, है ना। जी, यूकैरियोट्स में आता है। हाँ, तो प्रोटोजोन का जो एमआरएनए होगा वो क्या है, एक्सेप्शन है, स्पेशली इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बदल जाएंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है बॉयज। यस मैम। फिर है नेक्स्ट आपका, बहुत सारे फीचर्स है इसके, डुअल नेचर, क्या है, डुअल नेचर। डुअल का मतलब क्या होता है, दो, दो होता है डुअल का मतलब, यानी कि कोई एक कोडोन दो की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा,
दो चीजों की तरह होंगे, दो फंक्शन होंगे उसके। क्या होंगे? दो फंक्शन होंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला वाला कौन सा कोडोन है? AUG सबसे पहला कोडोन, यानी कि स्टार्ट कोडोन है यही। तो एक तो ये स्टार्ट कोडोन की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा किसको कोड करेगा ये? मिथियोनिन। मिथियोनिन को, जिसको हम MET लिखते हैं ना, मिथियोनिन को किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को। समझ में आ रही है चीजें भाई? दूसरा ये किसको क्या करेगा ये? ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका? हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? जी, उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है भाई। यानी कि इससे क्या पता चलता है? ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। इससे क्या पता चलता है? सभी प्रोटीन्स के बनने की जो प्रक्रिया है वो कौन से कोडोन से स्टार्ट होगी? AUG से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? तो सारे के सारे प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स स्टार्ट फ्रॉम, ऑल प्रोटीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम मिथियोनिन। किससे होगा? तो अगर ये स्टेटमेंट लिखी भी आ जाए और आपको ट्रू और फॉल्स या फिर स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट आ जाए, तो आप बता दो कि ये क्या है? करेक्ट है, दैट मीन्स ट्रू है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। मिथियोनाइन क्या है? क्या है मिथियोनाइन बॉयज? मिथियोनाइन या मिथियोनिन क्या है? अरे, अमीनो एसिड है। क्या है? छोटी छोटी चीजें नहीं बताते भाई। गौरव आगे आ जाओ, जय तुम भी आगे आ जाओ। सो तो बैठो। देखो, जब स्टार्ट की बात हुई है, दो फंक्शन है इसके, तो भाई स्टॉप की भी बात होगी। होगी कि नहीं? तो यहाँ पर 61 कोडोन्स कैसे हैं? जो प्रॉपरली अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोड कर रहे हैं। लेकिन तीन ऐसे हैं जो एज किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? स्टॉप कोडोन की। तो यहाँ पर जो स्टॉप कोडोन होंगे वो हम अलग से पढ़ेंगे। और यही कोडोन्स का दूसरा नाम क्या होता है? कल बताया था, नॉनसेंस कोडोन। इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम रोक देना है। इनका काम अच्छे काम को करने से रोक देना है, इसलिए नॉनसेंस। अब ये मत कह देना कि भाई अगर कोई लड़ाई रोक देगा तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। वो पूरा काम रोक रहा है ना। वो देख लो, इतना माइंड अगर ये यहाँ लगाना। हम्म। कौन कौन से कोडोन है बताओ? इन्हें रट लो, तीनों को ये स्टॉप कोडोन है। इन्हें अच्छे से रट लो भाई। सारी फीचर्स खत्म हो गई या और भी है? और भी है एक लास्ट, ओवरलैपिंग। क्या है भाई? यहाँ पर लिख दूं? यहाँ पर लिख दूं भाई? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग। हर एक कोड क्या करेगा? अपने आप को इंडिविजुअली अच्छे तरीके से रखेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसमें एक लाइन आ सकती है, ईच कोडोन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, तो एक ही बात हो गई।
अब मैं एक सीरीज लिखूंगी, सीरीज इन द सेंस कोडिंग की ये पूरी mRNA पर सीक्वेंस लिखूंगी। क्लियर है? करते हैं आगे स्टार्ट। सपोज दिस इज mRNA। क्या है ये? mRNA है। RNA यहाँ पर हमें क्या लगानी है? सीक्वेंस लगानी है। क्या लगानी है? sequence चलो बताओ कहाँ स्टार्ट होगी चीजें, कहाँ स्टॉप होंगी? यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? AUG से स्टार्ट होगा, क्योंकि दिस इज स्टार्ट कोडोन। यहाँ पर जो भी भाई GCC से क्या होगा, कोडोन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आ जाएगा। AG से जो होगा वो आ जाएगा, CCC से जो होगा वो आ जाएगा, AAA से जो होगा वो आ जाएगा, GGG से जो होगा वो आ जाएगा। और ये क्या है आपका? स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आपको अगर कोई भी सीक्वेंस दी जाए, आप बता दो कि कहाँ पर स्टॉप हो रहा है, कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बॉयज, शादान आ रहा है समझ में? बस आपको दो चीजें याद रखनी है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है और स्टॉप कोडोन कौन से है। स्टार्ट कोडोन हमेशा एक होगा, दैट इज AUG। और स्टॉप कोडोन कौन सा होगा? तीन होंगे, UAG, UGA, UAA। ठीक है? याद ही करना है। अरे याद ही हो गया होगा, UAG, UGA, UAA। अब पढ़ेंगे हम डिटेल में ट्रांसलेशन प्रोसेस को। किसको? ट्रांसलेशन प्रोसेस आप देखो, बताओ भाई इसमें क्या होगा? mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अगर हम किसकी बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें या फिर किसकी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो दोनों में ही ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? एक ही जगह होगा, एक ही जगह होगा। क्या कहाँ होगा? देखो रेप्लिकेशन प्रोसेस किस में हुआ है? न्यूक्लियस में। फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस में हुआ है? प्रोकैरियोट्स में। साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट्स में कहाँ हुआ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे, प्रोकैरियोट में तो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या है? ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब न्यूक्लियस वाली चीज भी क्या आ जाएगी? साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। किसमें? यूकैरियोट्स में। तो साइटोप्लाज्म ही तो बचा है, अब उसी में ही होंगी सारी चीजें। उसी में क्या होंगी? सारी चीजें उसी में ही होंगी। तो दोनों में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो चलो इसमें तो ये हो ही जाएगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी ट्रांसलेशन प्रोसेस उसमें ही होगा। वहां पर क्या चीज हो रही थी, एक लाइन लिखवाई थी कि जब प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का पूरा हो जाएगा, mRNA पूरा बन जाएगा, तो वो किस में मूव कर देगा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर देगा। थोड़ा अलग भी चलता है बच्चों का दिमाग। बाद में साइटोप्लाज्म ही है। तो इसलिए साइटोप्लाज्म में ही रहेंगी बाद वाली चीजें। ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो अभी स्टेप्स वाइज होगा। क्या होगा? स्टेप वाइज। कितने स्टेप्स में होता है? चार, चार में कर लेंगे, 3 या 4 में। पहला एक्टिवेशन, फिर चार्जिंग होगा, फिर क्या होगा भाई?
इनिशिएशन होगा और फिर इलोंगेशन होगा और लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा, इनसे खत्म हो जाएगा मामला। 5 हो गए ये तो। सबसे पहला एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है? प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन किससे बनेगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ए से है सब चीजें, याद करने की तो जरूरत नहीं है, समझ में आ गई। कोई चीज एक्टिव ही तो करेंगे, सबसे पहले एक्टिवेट ही तो करेंगे, तभी तो कोई चीज होगी। बॉम्ब को भी तो पहले एक्टिवेट ही किया जाएगा, तभी तो बॉम्ब फटेगा, है ना? अरे ऐसे ही बोल दी, ये वाली बात ऐसे ही बोल दी। कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, अगर आपको उसको क्या करना है, उस पर वर्क करना है, सपोज करो क्या है, टोस्टर ले लो, टोस्टर ले लो, या फिर टोस्टर भी दो होता है, अरे वो ले लेता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आपको खाना बनाना है, खाना गर्म करना है, तो सबसे पहले आपको स्विच लगा कर बटन ऑन करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। एक्टिवेशन होगा, किस चीज का एक्टिवेशन होगा? ए से एक्टिवेशन, ए से अमीनो एसिड। तो याद करने की तो जरूरत नहीं है इसमें, ये है। सपोज करो कोई चीज थोड़ी सी जब चार्जिंग हो जाती है तब चलती है, तो सेकंड स्टेप चार्जिंग वाला आ जाएगा। एक्टिवेशन देखेंगे सबसे पहले। देखो एक्टिवेशन में क्या होगा, हम क्या लेंगे? एंजाइम लेंगे। हम क्या लेंगे? एक एंजाइम लेंगे, एक क्या लेंगे? अमीनो एसिड लेंगे, और एक क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे भाई, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एक एंजाइम लिया हमने, एक अमीनो एसिड लिया, और एटीपी एनर्जी ले ली, क्या कराने के लिए? पूरा प्रोसेस कराने के लिए। तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या है उसका नाम? प्लस हटाकर तीनों चीजें ये लिख दो बस। एटीपी में क्या आना है? एएमपी आना है, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा। तो ट्राइफॉस्फेट में से मोनोफॉस्फेट तो यहाँ यूज हो गया, बचे कितने फॉस्फेट? 2 फॉस्फेट बचे, और ये कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। कैसे होता है? सपोज करो अब ई हमने क्या लिया है यहाँ पर, याद करो कल लिखवाया था, अमीनो एसाइल। क्या लिया हमने यहाँ पर? अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या लिया? कल यही तो लिया था भाई, बाइंडिंग साइट थी टीआरएनए पर इसकी। अमीनो एसाइल टीआरएनए फॉस्फेट, ये सॉरी सिंथेटेज ले लिया। ए क्या है यहाँ पर? अमीनो एसिड, लिखवाने की तो नीड नहीं है। एटीपी क्या है? खुद लिखेंगे इसको। एएमपी क्या है? इसको भी खुद लिखो। पीआई क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस लिखेंगे, फॉस्फेट लिखेंगे, फॉस्फेट, फॉस्फेट होगा इनऑर्गेनिक। आई का मतलब ही इनऑर्गेनिक होता है यहाँ पर। देखो ये वाला पोर्शन जो चल रहा है, आप इसको ये मत समझना कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करो, और इसको आज के आज ही पढ़ना है। और कुछ काम करो आप या ना करो, ये जरूर आज के आज ही पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो बोरिंग सा वाला है पोर्शन, थोड़ा थोड़ा क्या है, थियोरेटिकल भी है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप उनको पढ़ते हुए ही एक तो आपका मन नहीं चाहेगा उनको पढ़ने का, और फिर दूसरा घूम जाओगे। वो कोचिंग कराना मैम इसके बाद। फिर मैं क्यों सेंड कर दूंगी आज, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी मेरी प्रॉब्लम्स ले लेना। क्लियर है बात? यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, एटीपी कौन बताएगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एएमपी क्या हो जाएगा? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। हेलो, नमस्कार अंकल।
कैसे हो? नहीं पढ़ा रही हूँ। हाँ ठीक है। हो गया भाई। अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, क्या होगा? अब चार्जिंग होगी। क्या होगी? चार्जिंग होगी। किसकी चार्जिंग होगी? वेरी गुड, टीआरएनए की। एंजाइम कहाँ पर चिपकेगा भाई जाकर? जी। चार्जिंग देखो अब कैसे होगी। क्या बना था आपका? कॉम्प्लेक्स बना था। लिख दो यहाँ पर उसी कॉम्प्लेक्स को एज इट इज। EAAAMP। व्हाट इट इज कॉम्प्लेक्स जो किसमें बना था? एक्टिवेशन में। जो किसमें बना था? टीआरएनए का पूरा डायग्राम बनाना है या टीआरएनए लिख दूं बस? लिख दूं टीआरएनए या एक बता ही दूं आपको? यहाँ पर बता देती हूँ, आगे फिर मैं टीआरएनए या प्लस का साइन बना दूंगी, ठीक है? कैसे था हमारा टीआरएनए? कुछ इस तरीके से था, क्लोवर लीफ मॉडल वाला। ये 3 प्राइमेट है, ये 5 प्राइमेट है। तो देखो क्या होगा, ये एंजाइम कहाँ पर लगेगा? इधर की साइड लगेगा ना। ये एंजाइम की बाइंडिंग साइट है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ जुड़ जाएगा आकर, जिससे क्या होगा, नीचे यहाँ पर क्या चलेगा? एमआरएनए की कोडिंग सीक्वेंस आएगी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। फिर राइबोसोमल यहाँ आ जाएगा, तो एक ऊपर क्या लग जाएगा? अमीनो एसिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ 3 प्राइम एंड पर क्या लग जाएगा भाई? एक अमीनो एसिड बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? लोडेड टीआरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोडेड टीआरएनए। क्या बोलेंगे? लोडेड टीआरएनए। और जब ये लोडेड टीआरएनए क्या कर देगा? अमीनो एसिड को ऊपर रिप्रेजेंट कर देगा, तो एंजाइम अलग हो जाएगा। एंजाइम अलग हो जाएगा, और एएमपी अलग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एएमपी अलग हो जाएगा। देखना जरा, कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें थी, एंजाइम, अमीनो एसिड, एएमपी। ये अमीनो एसिड यहाँ पर लग गया, कौन से प्राइम एंड पर? 3 प्राइम एंड पर। अब बचा ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग होगा। आगे बात समझ में? यही इसकी चार्जिंग है। यही क्या है? इसकी चार्जिंग है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अब ये जो क्लोवर लीफ मॉडल दिख रहा है ना आपको, इसी में ही हम क्या बनाएंगे? बस प्लस का साइन बना देंगे आगे। क्या बना देंगे? प्लस का साइन बना देंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊं, कर लोगे? यस मैम। देखो, सपोज करो दिस इज टीआरएनए। ये क्या है भाई? आपका टीआरएनए है। सपोज करो ये क्या है? नीचे की तरफ जब भी बनाऊंगी मैं, तो एमआरएनए बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्निशन लूप है। ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? या किसको बाइंड करेगा? एमआरएनए को। तो ये जो नीचे हमेशा बनेगा, ये क्या बनेगा? टीआरएनए के नीचे हमेशा एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? अब यहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंस है, बहुत सारी सीक्वेंस है। सपोज करो यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस है? AUG। तो यहाँ पर एमआरएनए पर कोडोन्स प्रेजेंट होंगे या एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होंगे? कोडोन्स। एमआरएनए पर क्या होंगे? कोडोन्स होंगे। अब याद करो स्ट्रक्चर में जो कल बताया था टीआरएनए का स्ट्रक्चर, यहाँ पर 3 क्या है? एंटी कोडोन है। ये क्या है? एंटी कोडोन्स। तो बताओ जरा, जब आपको कोडोन पता होगा, एंटी कोडोन खुद लिख दोगे आप? ए के सामने क्या आ जाएगा? यू। यू के सामने ए, जी के सामने सी। तो अब बताओ, अगर ये वाला कोड होगा AUG, ये स्टार्ट कोडोन है,
किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा अमीनो एसिड को, मिथियोनिन को, किसको करेगा, तो थर्ड 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, मिथियोनिन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कौन सा, ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर और कोडोन्स आते रहेंगे और यहाँ पर और एंटी कोडोन्स वाले जो टीआरएनए होंगे वो क्या होते रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट होते रहेंगे और एक एक अमीनो एसिड ऊपर अरेंज करते रहेंगे। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना टीआरएनए की, ये स्लाइटली शिफ्ट होती रहेगी इधर की साइड, वही देखना है हमें। आया समझ में कुछ या नहीं आया, क्लियरली बताएंगे। भाई एक यहाँ पर जुड़ गया, ये सपोज करो यहाँ पर भी तो क्या है, कोडोन्स हैं, लेकिन ये वाले कोडोन्स इस वाले से फिलहाल मैच नहीं करना है, तो इस वाले से मैच कौन करेगा, यही वाला तो करेगा। अब आप ये तो याद करोगे नहीं, आपने तो ये वाले कोडोन्स याद कर रखे हैं कि नहीं, और उन्हीं से रिलेटेड आपने अमीनो एसिड कल टेबल में लर्न किए थे, पढ़े थे कल जाकर जेनेटिक कोड, टेबल की थी पूरी। ऑनेस्टली बताओ किस किसने की थी, किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो ये वाला जो AUG है ये तो याद हो गया होगा, फिलहाल क्या है, ये मिथेनिन है। एक ट्रिपल यू याद हो गया होगा, फिनाइल एलेनिन का, इतना तो याद हुआ। अब सपोज आगे मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं, अगर देखो भाई डायग्राम पर वो मत जाना कि हम कैसा बना रहे हैं, जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही बनेगा। सपोज करो यहाँ पर है अब, ठीक है, ये ट्रिपल यू है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल ए होगा, क्या होगा, तो जब अगर यहाँ पर ट्रिपल ए होगा और यहाँ पर ट्रिपल यू होगा तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये फिर जुड़ जाएगा आकर और यहाँ पर कौन सा दे देगा, बताओ जरा, फिनाइल एलेनिन, क्या दे देगा, किससे सेलेक्ट होंगे, ये कोडोन से सेलेक्ट होंगे कि ऊपर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ रहा है। क्लियर हो गई बात, आगे एक क्वेश्चन करना, आगे बढ़ेगा जी, दोनों क्वेश्चन है। अगर वो आपको कोड्स लिख कर दे दे तब भी आप कर लोगे, अगर वो आपको एंटी कोडोन लिख कर दे दें तो कोडोन लिख देना सामने। सपोज करो क्या लिखा हुआ है, यूएसी आ गया लिखा हुआ, तो यू के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी, तो AUG आ गया। अब AUG से आपको पता है क्या है, स्टार्ट कोडोन है और किसको रिप्रेजेंट करता है, मिथियोनिन को। तो ऑप्शन में आपको 4 अमीनो एसिड के नाम लिखे हुए आएंगे, क्वेश्चन बता रही हूँ कैसा आएगा, तो 4 में से अगर मिथियोनिन है तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब UAC से मत कर देना, UAC भी क्या होता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा जो कि चेंज हो जाएगा फिर। अरे mRNA वाले कोड्स को आपको देखना है कि कौन से कोड्स आए हैं, ये वाले नहीं देखने, इनसे सेलेक्ट नहीं करना कौन सा अमीनो एसिड आएगा, कोडोन से सेलेक्ट करना है कौन सा अमीनो एसिड आएगा, एंटी कोडोन से बिल्कुल भी मत कर देना। एक और क्वेश्चन कराऊं, पक्का हो जाएगा फिर, करा दूं, यहीं पे करा दूं, बताओ और कोई सा याद है आपको, सी 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 ये वेरिएबल आम भी होती है भाई यहाँ पर, इसका क्या कार्य है? सपोज करो UCU है, UCU किसको कर रहा था, याद करो, देख के बता दो, सीरीन को कर रहा है या उसको कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को, UUC करता है फिनाइल एलेनिन को, सीरीन को ना, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, AGA, तो आपको इससे पता चलेगा यहाँ कौन सा अमीनो एसिड लिखना है, तो कौन सा लिखना है, ये कब पता चलेगा, जब टेबल याद होगी। हाँ, आ गया समझ में, देखो अब TRNA भी क्या है, TRNA पर क्या है, क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। अभी तो मैंने अमीनो एसिड बताया कि भाई अगर आपसे अमीनो एसिड पूछा लिखवा आ जाए तो आप क्या लिखोगे, क्या किस किस लिखे हुए पे ऑप्शन पे टिक करोगे, कोडोन्स वाले पर ना, कोडोन्स को अगर अमीनो एसिड आया लिखा हुआ, देखो भाई क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, अगर अमीनो एसिड पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे, कोडोन को देखकर, किसको, अगर आपसे पूछे कि भाई TRNA के ऊपर क्या है, कोडोन है, एंटी कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है, क्या आंसर होगा,
एंटीकोडोन, टीआरएनए के ऊपर क्या है? एंटीकोडोन। क्या है? आ गया समझ में? भाई नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट करूं? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि टीआरएनए के ऊपर कौन सी चीज लगी हुई है, ठीक है, एंटीकोडोन, कोडोन, स्टार्ट कोडोन या फिर नॉनसेंस कोडोन, तो फिलहाल देखो ये वाला स्टार्ट कोडोन तो नहीं है, ठीक है, स्टॉप कोडोन भी नहीं है, यानी कि वो जो नॉनसेंस हो गया। अब क्या बचा? दो ऑप्शन बचे हैं, कोडोन या एंटीकोडोन, इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। तो क्या आएगा टीआरएनए के ऊपर? एंटीकोडोन आएगा हमेशा। क्या आएगा? एंटीकोडोन। और स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन तो आपको याद ही है, बता दो जरा फटाफट से, स्टॉप कोडोन कौन सा होगा? यू ए जी, यू जी ए, यू ए हो गया यार। स्टार्ट कोडोन क्या है? ए यू जी। स्टार्ट कोडोन ए यू जी, और ये नॉनसेंस कोडोन क्या होंगे? अमीर हमजा। स्टॉप कोडोन यू जी ए, यू ए जी, यू ए। समझ तो गए हो? रट लो इसे, बोलते रहो बैठे हुए, जब खाली बैठे हुए हो। नॉनसेंस कोडोन, तीनों के नाम इसी तरह हो गए भाई लर्न। अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं, कौन सा? इनिशिएशन वाला। किसका इनिशिएशन होगा? अब ट्रांसलेशन का। किसका इनिशिएशन होगा? ट्रांसलेशन का। थर्ड है ना ये? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। इनिशिएशन में देखेंगे व्हाट इट इज। ये क्या है? mRNA। क्या है ये? अब mRNA ही चलेगा भाई ट्रांसलेशन में, डीएनए की बात नहीं होगी, ठीक है, डीएनए की बात नहीं होगी। सपोज mRNA पे सीक्वेंस है, ठीक है, अब ट्रांसलेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा वो देखेंगे प्रॉपर। सपोज करो ये AUG है, ये भी सीक्वेंस होगी कुछ कुछ, और सपोज करो ये क्या है? UAA है। सारे में कुछ भी डाल दो। मर्जी है आपकी भाई, कुछ भी डाल सकते हो आप, अभी आप खुद ही कर रहे हो ना। मुझे लगा याद हो गया मैम क्या नहीं, कुछ भी डाल सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप? कुछ भी डाल सकते हो। सारी सारी जगह ए लगा दो। हाँ, ए लगा दो, यूयू लगा दो, सीसी लगा दो। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, कहीं बीच में आपको AUG डालना है और लास्ट में आपको स्टॉप कोडोन डालना है। आगे बात समझ में? कुछ भी लगा सकते हो आप खुद से। तो अगर आपको सीक्वेंस आई, ऐसे ट्रांसलेशन का डायग्राम आया, तो आपको बस दो चीजें पहचाननी है, स्टार्ट कोडोन कहाँ रखा हुआ है और स्टॉप कोडोन कहाँ रखा हुआ है। ट्रांसलेशन में अगर कोई सीक्वेंस इन्वॉल्व हो रही है तब तो वो इन्वॉल्व होगी किसमें? ट्रांसलेशन में। और जो चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी, जैसे कि इतना पोर्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे UTR। क्या बोलेंगे इसको? UTR का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या होगा? अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है? जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है भाई। भाई इससे आगे भी हो सकती थी, आगे भी हो सकती थी, एक जगह लिख दिया हमने, तो ये अंडरस्टूड सी बात। आगे बात समझ में? अब देखो AUG जो है, हम किस में आते हैं? एप्स में आते हैं ना, तो एप की स्पेलिंग उल्टी लिख दो, APE। किससे? राइट हैंड साइड से लिख दो, जैसे उर्दू लिखते हैं, APE। क्या लिख देंगे? यानी कि इस साइड से लिख देंगे, हम तो इस साइड से लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइटिंग, कुछ भी हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ्स,
है ना, या संस्कृत। उर्दू जैसे लिखते हैं, इधर की साइड से एफ लिख दो, लिख दिया। तो ये देखो स्टार्ट कोडोन है, क्या है ये, स्टार्ट कोडोन। बीच वाला देखो स्ट्रक्चरल जीन है, याद करो, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, आया कुछ याद। यूएए क्या है, स्टॉप कोडोन, क्या है। और जो इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, वो क्या है, यूटीआर। इतना आया समझ में। ऊपर वाली जो होगी वो लार्जर यूनिट होगी, क्या होगी, लार्जर सब यूनिट, क्या होगी, लार्जर सब यूनिट। नीचे क्या होगी भाई, ये होगी स्मॉलर सब यूनिट, ये क्या होगी, स्मॉलर सब यूनिट। देखो ये ना इक्वल इक्वल सी बन गई मुझसे साइज की, है ना। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा होगा, ये साइज में भी क्या होगा, बड़ा होगा। बुक में देख सकते हैं आप, एक ऊपर सा बड़ा सा सर्कल सा बना हुआ होगा, नीचे छोटा सा बना हुआ है, और फिर ऊपर जो सर्कल बड़ा सा है उसमें एक चेन जा रही होगी। चेन क्या है, उस चेन में अमीनो एसिड लिखे होंगे। अब ये APE क्या है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। ए से अराइवल, यानी कि ए से आना, पी से बनना, क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनेगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ए से क्या होगा, अराइवल होगा, कौन आएगा, टीआरएनए आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, टीआरएनए, लाइक दिस, ठीक है। क्या आएगा भाई, टीआरएनए आएगा, अराइवल ऑफ टीआरएनए। पी पर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, और ई से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। जब ये एक चीज चली तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड लग जाएगा, तो एक अमीनो एसिड यहाँ पर चेन में बताया हुआ होगा। सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, स्टार्ट वाला, दैट इज MET, मिथियोनीन। अब दूसरा आएगा तो दूसरे वाले की जगह ये हो जाएगी, अब हो जाएगी कि नहीं। अब ये वाला क्या हो गया, T हो गया, ये वाला E बन गया, और इससे नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। ऐसे ही शिफ्ट होती चली जाएंगी बार बार स्टेजेस, किसकी, टीआरएनए। और ऊपर चेन जुड़ती चली जाएगी, किसकी, अमीनो एसिड की, किसकी। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को प्रोटीन, क्या बोलते हैं। तो बन गया mRNA से प्रोटीन, यही तो ट्रांसलेशन था। आ गया समझ में, बुक में चेक करेंगे डायग्राम। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसमें एक चीज लिख लेंगे मुझे यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, दो अमीनो एसिड के बीच में, यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस वाले को मत कह देना कि ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, अमीनो एसिड के बीच में, तो बिटवीन दो अमीनो एसिड। क्लियर है भाई बात। इसमें एक चीज और लिखेंगे, पी, ये ए साइट है, ये पी साइट है। ये जो ए लिखा है ना हमने, ये इसके बारे में लिख रहे हैं। अब ये पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक चीज का यूज करता है, हर जगह ATP यूज होता है, लेकिन यहाँ पर GTP यूज होगा। क्या होगा, GTP क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिविटी बताओ। कैसे यूज होगा, एज एनर्जी सोर्स। क्लियर है भाई बात इतनी। अब लास्ट वाला कौन सी साइड बची है, ई साइड, जो कि कौन सी है, एग्जिट साइड, कौन सी है, एग्जिट साइड,
देखो एग्जिट किसका होगा? यहाँ पर जो टीआरएनए है वो न्यूली चार्ज्ड है। क्या है? न्यूली चार्ज्ड। चार्जिंग करके आए हैं ना हम सेकंड स्टेप में, याद आया? अब एग्जिट किसका होगा? अनचार्ज्ड का होगा। किसका होगा? अनचार्ज्ड। कौन? टीआरएनए। कौन होगा? टीआरएनए। जो सॉरी, अनचार्ज्ड ही तो होगा ये। हाँ, ये जो टीआरएनए होगा आपका, ये अनचार्ज्ड जो होता चला जाएगा, जिसने काम कर दिया अपना, ठीक है, वो अनचार्ज होता चला जाएगा और वो पीछे चलता जाएगा, और आगे चार्जिंग वाला क्या होता रहेगा? टीआरएनए आता चला जाएगा, जिससे अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते चले जाएंगे, यानी कि जुड़ते चले जाएंगे। पूरा अच्छे से लिख लेते हैं कि कहाँ से एग्जिट होगा। फ्रॉम राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अब सेम टीआरएनए is used for next round। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है of ribosome attached to mRNA to initiate, सब कुछ लिख लेंगे ये, या फोटो ले लेंगे, ठीक है, बाद में लिख लेना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ये जो लार्जर सब यूनिट है, इसके बारे में अगर हम लिखने लग गए तो क्या लिखेंगे? लार्जर सब यूनिट लेटर ऑन join to allow elongation। देखो इलॉन्गेशन यहाँ पर क्यों लिखा है हमने? क्योंकि चेन भी तो बढ़ रही है। अब चेन का बढ़ने का ही तो काम होगा, या किसी और चीज का काम होगा? जो लिखना है वो फोटो ले लें इसकी, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टुडे। बहुत सारा रहता है अभी लिखना। जी करना है आज को कोशिश करेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे? ये देखो, ये मैंने इलॉन्गेशन भी यहीं पर कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ पर ना आप क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। ये हम किसमें बनाएंगे? इलॉन्गेशन में बनाएंगे। चेन जो हम बनाएंगे ना, इसमें देखो ध्यान से सुनो, इनिशिएशन में हम इनिशिएशन वाला पॉइंट लिखेंगे बस। जो चेन बनाएंगे वो हम किस में बनाएंगे? इलॉन्गेशन में बनाएंगे। यहाँ से इसलिए हमने वो चेन हटा दी। क्या हो रहा है इसको? छटके मार रहा है। फिर फ्री हो रहा है। ज्यादा ही हो रहा है। वही बनाएंगे देखो, सीक्वेंस होगी, ठीक है। ऐसे क्या होगा आपका? APE होगा, ठीक है। थोड़ा गंदा सा बन रहा है, लेकिन समझ जाना आप। यहाँ पर क्या होगा? चेन जुड़ती चली जाएगी ऐसे। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नीचे आ गई। आप ऊपर भी ले जा सकते हैं इस चेन। तो यही क्या है आपका? सी वाली हेडिंग है, सॉरी डी वाली हेडिंग है, यानी कि फोर्थ हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है ये? फोर्थ। इलोंगेशन। दो चीजें लिखेंगे इसमें पॉइंट फटाफट से।
During movement, amino acids are delivered. During amino acids, during movement, जब यहाँ पर movement चलेगी, तो amino acids deliver हो जाएंगे. Amino acids are delivered and bonds are between जो लिख रहा है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, वरना मैं नोट्स भेज दूंगी. ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ. टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेता रहेगा कहाँ से? अराइवल साइट कौन सी थी? ए वाली साइट. और फिर उसको कहाँ पहुंचाता रहेगा? पी साइट पे. फिर पी साइट पे क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. और फाइनली फिर किस पर एग्जिट मार जाएगी? वो ई साइट पे. ये वाला जो मूवमेंट चलता है यहाँ पर अमीनो एसिड्स क्या हो रहा है? डिलीवर हो रहा है और बॉन्ड्स बन रहे हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, जो कि पूरी चेन बन जाएगी किसकी? प्रोटीन की. किसकी? प्रोटीन की. यही पॉइंट आपका किस में आ जाएगा? फिर टर्मिनेशन में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? तो टर्मिनेशन में क्या है? बस स्टॉप हो जाएंगे. यहाँ से जो प्रोसेस मूवमेंट चली है, चेन बन गई, इलोंगेशन में चेन बन गई. टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा? स्टॉप कोडोन आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले फोटो में बताया था ना, लास्ट में लिखकर कि स्टॉप कोडोन है. वहां पर जहां पर स्टॉप कोडोन आएगा, प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा. कौन सा प्रोसेस? ट्रांसलेशन. कौन से कोडोन्स आएंगे? स्टॉप कोडोन. कौन कौन से हैं वो पता है आपको? ठीक है. अब देखो, दो चीजें लिखनी है. यूकैरियोट्स में एक क्या होता है? रिलीजिंग फैक्टर होता है. क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में रिलीजिंग फैक्टर होता है. तो जो प्रोकैरियोट्स का रिलीजिंग फैक्टर होगा वो RF1 यानी कि रिलीजिंग फैक्टर 1 होगा, और RF2 रिलीजिंग फैक्टर 2 होगा. इनके दो फैक्टर्स यूज होंगे क्या करने के लिए? रिलीज करने के लिए. और प्रोकैरियोट्स में केवल एक होगा जिसको हम क्या, सॉरी, यूकैरियोट्स में केवल एक होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स का ERF1. क्लियर है बात? दोनों ही टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. रिलीजिंग फैक्टर क्या करते हैं? टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. यानी कि स्टॉप कोडोन के साथ साथ क्या भी होने चाहिए? रिलीजिंग फैक्टर. अब बताओ मुझे, प्रोकैरियोट्स में कितने होंगे? दो. RF1 और RF2. यूकैरियोट्स में कितने होंगे? ओनली वन. ERF1. स्मॉल ई, RF कैपिटल. ठीक है भाई. लैक ऑफ एरोन पढ़ना है अब. पता नहीं लाइट कब तक आएगी. 33 मिनट्स. 32 मिनट. चलो करा दो इसको साइड. आ जाओ, ये सर को बुला लाओ. बोर्ड भी रब कर देना. हाँ भाई, क्या होगी ये? लैक्टोस होगी. और ये ओपेरोन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है. क्या है? अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. ठीक है भाई. किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने. किसने दिया था? सिर्फ ओनली इन. किसने दिया था? इन्होंने किसने दिया था? बैक्टीरिया में. तो ये एप्लीकेबल ही किसमें है? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में. क्लियर है बात? इतनी इतनी बात क्लियर है? अब देखो, एक वर्ड है पॉलीसिस्ट्रोनिक. जब ये अरेंजमेंट ऑफ जीन्स है तो जाहिर सी बात है मोनोसिस्ट्रोनिक तो होगा नहीं. क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा. क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक है. लिखाने की तो नीड नहीं है दोबारा. बता चुकी हूँ मैं पहले भी. पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है? मल्टीपल जीन्स होगा. क्या होगा?
मल्टीपल जीन्स होंगे, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ साथ। लेकिन इसमें एक चीज बताओ, इंट्रॉन्स होगा? इसमें इंट्रॉन्स होगा कि नहीं होगा? दे डोंट हैव इंट्रॉन्स, दे डोंट हैव इंट्रॉन्स। और पॉली का मतलब क्या हो गया? सिस्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? सिस्ट्रॉन वही है क्या? अरेंजमेंट ऑफ, या फिर सीक्वेंस ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम? जीन। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। पॉली का मतलब क्या हो गया? कितने जीन्स? मल्टीपल जीन्स। कितने? मल्टीपल जीन। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। देखो ये जो जिया है, ये जो जिया है, अबाकाडा में जेड को जी पढ़ते हैं। अबाकाडा में जेड को क्या पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। तो हम जिया बोल सकते हैं, लड़की का नाम याद रखेंगे जिया। इसको क्या बनना है? आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्या बनना है इसको? आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर में आईपीओ लिखा हुआ है, एस हटा दिया हमने, ऑफिसर लिख दिया। कौन सा देश है? अब बच्चों को ना ए बी सी डी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? अबाकाडा। अबाकाडा क्या होती है कि ए को हम आ पढ़ते हैं, बी को हम ब पढ़ते हैं, साउंड्स की बेसिस पर पढ़ते हैं। ठीक है, जेब्रा नहीं होता, जीब्रा होता है। ठीक है, ये पढ़ा है। तो कुछ हम चीजें गलत पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन के एक्सेंट में पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत तो नहीं है। अगर भाई देखा जाए तो आजकल क्या हो रहा है, 11th या 12th के बाद ज्यादातर बच्चे स्टडीज के लिए फॉरेन जा रहे हैं। तो इसलिए आप किंडरगार्टन में क्या शुरू कर दिया है? केजी वाली क्लासेस में अबाकाडा शुरू कर दिया है, ब्रिटिश वाला एक्सेंट। क्लियर है बात? यहाँ पर क्या है? जिया नाम की एक लड़की है। जिया कौन है? एक्चुअल में जिया कौन है? जोया है, जोया रख लो भाई। लेकिन हम जोया नहीं रखेंगे, यहाँ पर जिया रखेंगे। जोया तो बॉटनी में उन वाले चैप्टर्स में थी। ठीक है, जिया रखेंगे यहाँ पर। जिया क्यों रख रहे हैं? हम यहाँ पर ओ नहीं इंसर्ट कर सकते, जोया भी रख सकते थे, वरना तो ओ इंसर्ट नहीं कर सकते, जिया ही बोलेंगे इसको। जिया क्या है? आईपीएस ऑफिसर है। तो अभी आईपीएस ऑफिसर बनने में टाइम लगता है, तो वो स्टडीज कर रही है, इसलिए दूर है। इसलिए क्या है? दूर है। अब ये जिया एक्चुअल में क्या है? ये तीनों क्या है भाई? जीन्स हैं ये। क्या है? जीन्स हैं। अब पी क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, आई है रिप्रेसर प्रोटीन। आई क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन। ओ क्या है? ऑपरेटर साइट। ओ क्या है? ऑपरेटर साइट। फटाफट से लिख लो इनको, फिर आपको एब्सेंस में और उसमें समझाना है मुझे प्रेजेंस में। पी है आपका प्रमोटर। क्या है पी? प्रमोटर। प्रमोटर में यहाँ पर क्या जुड़ेगा? हेलो, टाइम लगेगा मुझे तो, आधे घंटे में तो क्लास ही खत्म होगी, फिर काम भी है मुझे। है? प्रमोटर, यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। कब? कल। तो तीनों वर्ड क्लियर हैं, इनके यूजेस बताएंगे अभी, उसमें प्रोसेसिंग लैक ऑफ बनाएंगे। आई क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन है। पी प्रमोटर है। ओ ऑपरेटर साइट है।
ओ क्या है? अब ये जो बेचारे जीन्स हैं ये स्ट्रक्चरल जीन होंगे, तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं। ये जो जेड है ये लेग जी है, लेग जी मतलब लेग जेड जीन। क्या है ये? लेग जेड जीन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेज को। किसको? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो वाई है ये क्या करता है? ए क्या करता है? वाई किसको करेगा? परमीएज को करेगा। किसको करेगा? परमीएज को। इसके आगे भी हम लैक लिख सकते हैं क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं। वाई किसको करेगा? सारे क्या हैं? ये एंजाइम्स हैं। लैक ए किसे करेगा? थर्मोएसिटाइलेज को। किसको? सही लिखा है? सही लिखा है भाई? हाँ भाई, ये क्या करेगा? परमीएज क्या करेगा? परमिएबिलिटी को आता है लैक्टोज। परमिएबिलिटी एक तरीके से क्या होती है? आना जाना। ठीक है, इनके मूवमेंट किसको बढ़ाएगी? ये परमिएबिलिटी किसको बढ़ाएगी? किसका आना जाना होगा? लैक्टोज का। किसका? लैक्टोज का। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हेल्प्स इन इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज ऑफ लैक्टोज। एसिटाइलेज क्या करेगा? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ठीक से याद रखना। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ये इसके बारे में सारी की सारी क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? ठीक है। अब हम इसको एक एब्सेंस में पढ़ेंगे और एक जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या कंडीशन होगी, और जब लैक्टोज क्या होगा? प्रेजेंट होगा तो क्या कंडीशन होगी। डन? कर दूं आगे? फोटो ले लो बस जल्दी से आज। समझ तो आ गया है ना? नोट्स मैं भी कर दूंगी घर घर पर जाकर साइड। थोड़े हैं तो गंदे से ही बने हुए। पहले क्या बात है? चलो केस 1 पढ़ेंगे पहले। क्या? जब एब्सेंट होगा क्या आपका लैक्टोज शुगर। When lactose is absent in medium. When lactose is absent in medium. हाँ 15 मिनट बोलना 20 मिनट। देखो भाई अब क्या होगा यहाँ पर है, सपोज करो फिलहाल आपका क्या है? लैक्टोज। आई क्या है आपका? बताओ, अभी लिखा था आई क्या है? है रिप्रेसर प्रोटीन है ना? क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन को कौन बाइंड करेगा? पी बाइंड करता है या ओ बाइंड करता है? ओ बाइंड करेगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन सपोज करो ये है, रेड से बना दूं। सपोज करो ये है, तो ये आ गया यहाँ पर, बाइंड हो गया बाइंड। जब ये बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन तो ये रिप्रेस कर देगा, यानी कि कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन देखो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें हम या किसकी बात करें? ट्रांसलेशन की बात करें। ठीक है,
तो ये कुछ नहीं होगा, तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं चलेगा, या चलेगा? एंजाइम्स वर्क करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा, एब्सेंट। यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा, एब्सेंट। ठीक है, ये क्या था आपका जो मैंने अटैच किया है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको करेक्ट कर लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब तो ये तो किसकी बात थी? एब्सेंट की बात थी, है ना? अब किसकी बात होगी? प्रेजेंट की बात होगी। केस 2 में व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम, अगर मीडियम में क्या होगा? लैक्टोज प्रेजेंट होगा। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। नॉट इंटरेस्टेड। कोई बात नहीं मैम, नॉट इंटरेस्टेड। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या है? जिया है। जिया क्या कर रही है यहाँ पर? एंजाइम्स नहीं कर रहे थे ना ऊपर, यहाँ पर कुछ भी एंजाइम्स नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होगी चीज। यहाँ पर क्या लगेगा पहले आकर? क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आकर जुड़ गया। अब देखो आई क्या है? रिप्रेसर क्या है? प्रोटीन है। यस। तो रिप्रेसर प्रोटीन कुछ इस तरीके से था, लाइक दिस। तो ये क्या करता है? इसके पास एक स्पेशल चीज आ जाती है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो स्पेशल चीज क्या है? वो लैक्टोज है। क्या है? तो जब ये लैक्टोज आता है तो ऑपरेटर इसको बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सारे प्रोसेस होते हैं और एंजाइम भी आकर अपना रोल प्ले कर देते हैं। बताओ कौन कौन से आएंगे? जेड के पास कौन सा आएगा? अभी लिखवाए थे, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई से क्या आ जाएगा? परमीएज। ए से क्या आ जाएगा? थर्मो एसिटाइलेज, या खाली आप एसिटाइलेज भी लिख सकते हो, थर्मो लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी चल जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी चल जाएगा और ट्रांसलेशन भी चल जाएगा। अब दो कंडीशन आती हैं। लैक्टोज क्या है? शुगर। शुगर और क्या होती है? ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज होगा तो प्रोसेस होगा या नहीं होगा? नो मैम। तो लैक्टोज में क्या है? लैक्टोज कैसे बनता है बताना जरा। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल यानी कि लैक्टोज होगा, एंजाइम होंगे, तो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेटाबॉलिज्म कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा। अब दो चीजें हैं आपकी, कौन कौन सी? अच्छा, एक चीज और बताओ, जब यहाँ पर एंजाइम ही नहीं क्या किए हैं? फंक्शन करे हैं, ठीक है, रिप्रेसर हो गया है चीज, तो एक तरीके से बटन ऑफ है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा? स्विच ऑफ होगा, ऑन होगा? ऑफ होगा। और यहाँ पर जब एंजाइम क्या आ गए? हाँ, फंक्शनल हो गए, एंजाइम ने वर्क कर लिया, एंजाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, तो स्विच क्या हो गया? यहाँ पर ऑन हो गया, इनके बटन स्टार्ट हो गया, खोल दिया बटन। ठीक है भाई, तो दो कंडीशन होती है, स्विच ऑफ की और स्विच ऑन की, ये दोनों चीजें ना बातें बता रखी है उसमें, एनसीईआरटी की बुक में आपकी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लैक ओपेरोन को क्या कहते हैं? अब इंड्यूसिबल ओपेरोन क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरोन क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ओपेरोन। केसेस हैं यहाँ पर, अगर हम ये देखो मीडियम ले रहे थे ना, क्या ले रहे थे? मीडियम। अगर इन मीडियम्स में खाली ग्लूकोज होगा तो क्या होगा? खाली लैक्टोज होगा तो क्या होगा? और अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों होंगे तो क्या होगा? जल्दी बता दो। तो ग्लूकोज होगा तो लैक्टोज होगा, और फिर लास्ट वाले में अगर ग्लूकोज होगा तो ऑफ रहेगा,
लैक्टोस आ गया, दैट मीन्स ऑन हो गया, तो ऑन हो जाएगा। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें जब तक ग्लूकोज रहेगा तब तक ऑफ रहेगा, और फिर बाद में जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब तक ग्लूकोज क्या होगा, रहेगा मीडियम के अंदर, तब तक वो ऑफ रहेगा। जब ग्लूकोज पूरा यूज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा मीडियम से, तो क्या हो जाएगा? फिर लैक्टोज बचेगा, और लैक्टोज जैसे ही बचेगा वो क्या कर देगा? स्विच ऑन कर देगा, या ओपेरॉन को ऑन कर देगा। तभी तो ओपेरॉन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? एंजाइम्स क्या हो रहे हैं? फंक्शनल हो रहे हैं। क्लियर है? इससे ज्यादा इजी तरीके से लैक ओपेरॉन नहीं समझा सकता कोई। कोई समझा दो तो अच्छी बात है भाई। आ गया समझ में अच्छे से लैक ओपेरॉन पूरा? आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कहानी की तरह बता दूं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? HGP। स्टार्ट कब हुआ था ये? 1990 में। स्टार्ट कब हुआ था? ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्या था ये? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट इट इज। और इस मेगा प्रोजेक्ट बनाने में कुछ ना कुछ चीज तो लगी होगी, कोई ना कोई आइडियाज, कोई ना कोई थॉट्स तो लगे होंगे। तो बस वही थॉट्स पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा समय लगा था भाई, कितने सालों का समय लगा था? 13 ईयर्स इसको कंप्लीट होने में। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था? 13 साल, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। किसने स्टार्ट किया था? यूएस डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था इसको? सरकार का पूरा नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड कहाँ पर है भाई ये पूरा का पूरा मामला? यूएस में। किसमें है? आज जब 13 साल लग गए इसको, तो खर्चा भी हुआ होगा भाई। तो ये क्या हो गए? पैसे से खाली हो गए, डॉलर्स से खाली हो गए ये। तो ये क्या करने गए? हेल्प लेने गए। कहाँ पर? कुछ अलग अलग कंट्रीज में, लाइक यूके, फ्रांस, जापान, इन लोगों ने इनकी मदद की। ठीक है, और यूके वाले सबसे ज्यादा मेजर पार्टनर्स रहे हैं, इसीलिए यूके का पहले नाम आएगा। और कहाँ गए थे भाई ये? जर्मनी और चाइना। कहाँ गए थे? जर्मनी और चाइना। सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया था यूएस को? यूके ने। ठीक है, 2003 में ही तो कंप्लीट हो गई, जब 90 में स्टार्ट हुआ, 13 साल बाद, यानी कि 2003 में ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, जब 13 साल हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कोई चीज एनालाइज की है, तो उसको डाटा को उतारने में भी तो बहुत क्या लगेंगे? पेजेस लगेंगे। तो कितनी बुक्स लगी थी? कितनी बुक्स लगी थी भाई? 3300। 3300 बुक्स लगी थी। किसमें? इनके स्टोरेज में बुक्स लगी थी। अब सपोज करो, एक बुक में कितने पेज होंगे? एक पेज में कितने बुक थे? 1000 पेज थे। तो 30 और लगा दो इतने पेजेस पर, पूरा डाटा क्या हो गया था? एनालाइज होकर स्टोर कर लिया था। ठीक है भाई? ठीक है, और एक पेज पे कितने लेटर थे? 1000। कितने होंगे? 1000 ही होगी। तो देखो कितना ज्यादा है। हाँ भाई, एक पेज पे 1000 लेटर आना, हमारी बुक्स में थोड़ा ही ना जाएंगे 1000 लेटर। ये आ जाएंगे। तो बड़ी बुक होगी ना, कहने की बात ये है, बड़ी बुक होगी या फॉन्ट छोटा होगा लिखा हुआ, तभी तो आएंगे 1000 लेटर्स एक पेज पे। ठीक है भाई, खर्चा कितना हुआ था? 9 बिलियन का खर्चा हुआ था। कितना खर्चा हुआ था? 9 बिलियन US डॉलर्स का। एक बेस पेयर $1 बिलियन। एक बेस पेयर के लिए कितना खर्चा आ रहा था? $3 का। किसका? $3 का। तो हमारे अंदर कितने हैं बेस पेयर्स? 3.3 इंटू 10⁻⁹ तो अप्रोक्स को 3 मान लेते हैं, तो 9 बिलियन के करीब क्या आ जाएंगे डॉलर्स यूज हुए थे।
तो $9 बिलियन खुद ही अपने आप में महान क्या है, अमाउंट है। अब देखो जो भी यहाँ पर एक इंसान तो नहीं लगा हुआ होगा इस काम में, बहुत सारे लगे होंगे, तो जो भी जिस काम में लगता है, स्टाफ, लेबोरेटरी, साइंटिस्ट वगैरह, उन सबको पेमेंट भी करनी होगी। तो काफी खर्चीला प्रोजेक्ट था, इसीलिए ये बेचारे कहाँ गए थे, यूके वालों के पास गए थे कि हमारी मदद कर दीजिए, हम ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? रुक जाओ अभी 1 मिनट। वैसे मैंने पॉइंट्स तो लिखवाई दिए हैं ना। कहीं जाना है क्या? जाना है कहीं? देखो जब ये पूरा का पूरा ये सब कुछ देखने के बाद ये चीजें देखो चेंजेस आ गए थे इसमें, तो फिर ये क्या बना, एक नया वर्ड से जाना गया, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन गया है कि ऐसी कोई चीज जिसमें बायो का यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया हुआ हो। और किसका यूज कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल का यूज कर रहे होंगे, यानी कि डीएनए का यूज कर रहे होंगे। यस और नो? लिंक तो नहीं आ रही है? जाना तो नहीं है? 10 मिनट रुक जाओ बस, फिर चले जाना। 7 मिनट रह गए हैं वैसे। तो ये क्या बन गया, इसको मेगा प्रोजेक्ट करने के बाद ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन गया। तो इसमें क्या थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, और ये ऐसी साइंस की फील्ड थी जिसमें स्टोरेज भी था, एनालिसिस भी था, और रिट्रीवल भी था, किसका, डेटा का। फील्ड ऑफ साइंस, जो साइंटिस्ट करते हैं ना, डेटा उतारते हैं सारा अपना एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, वो सारी चीजें थी बस इसमें। तो इसीलिए इसको एक नया वर्ड से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, आगे बात समझ में। विच इज यूज विच इज यूज फॉर स्टोरेज, एनालिसिस एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। अब ये ऐसा डेटा नहीं था कि अगर हमने कोई चीज लिख दी इसमें तो बस वो लिख दी, उसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई चीज टाइम के साथ साथ कोई नई इन्वेंट हो रही है तो हम उसमें एडिशन या डिलीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गोल्स देखो एचजीपी के, क्या देखना है अब, गोल्स, यानी कि ये एचजीपी क्यों किया गया था, इसके क्या गोल्स रहे होंगे, क्या एम रहा होगा। तो क्या क्या गोल्स थे इसके, 20,000 से 25,000 जीन्स क्या होते हैं, ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखना इज द गोल। टू डिटरमाइन सीक्वेंस, पूरी 3 बिलियन बेस पेयर के सीक्वेंस पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था। किससे किया गया था ये, भाई क्या यूज करके किया गया था, ह्यूमन का डीएनए। किसका डीएनए, तो 3 बिलियन बेस पेयर तो ह्यूमन के ही डीएनए में है, तो उनके सीक्वेंस का एग्जैक्टली पता लगाना। जैसे हम एमआरएनए में सीक्वेंस लिख रहे थे ना, कहाँ पर क्या है, उस चीज का पूरी की सीक्वेंस का पूरा 2.2 मीटर लेंथ की, डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर होती है, उसके पूरे का क्या निकालना, सीक्वेंस निकालना, पूरा प्रॉपर एक्यूरेट। ये इनका गोल था। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो निकलेगी फिर डेटाबेसेस में, उसको स्टोर करके रखना इंफॉर्मेशन को, वो इनका गोल था। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपेरिमेंट करते गए और फिर कुछ भी नोट डाउन किया ही नहीं। भाई अब जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने ये किया, कुछ ना कुछ डेटा एनालाइज करके गए हुए होंगे, लिख कर गए हुए होंगे, जब भी तो कर रहे हैं। जब भी तो इनके बाद साइंटिस्ट आने वाले क्या कर रहे हैं, इनको एग्जामिन कर रहे हैं कि ये जो लोग करके गए हैं कुछ भी, जो भी कुछ XYZ करके गए हैं, ये क्या करके गए हैं, कैसे करके गए हैं, जब भी तो वो करते हैं ना। अब मेंडल साहब साहब को कोई उनकी जिंदगी में थोड़ा ही ना कोई पूछता था, उन्हें कोई नहीं पूछता था।
बेचारे जब मर गए थे ना, उसके बाद उनकी खोज पड़ताल हुई कि वही उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तब जाकर उनको क्या माना था, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना था। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत लंबी प्रोसेस की बात है। अब कुछ ना कुछ इस डेटा को बनाने के लिए क्या किए होंगे, टूल्स यूज किए होंगे। तो उन टूल्स का पता लगाना कि भाई इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं। और देखो, ELSI क्या है ये? ELSI क्या है? एथिकल कोई इश्यूज ना क्रिएट हो, लीगल कोई इश्यूज क्रिएट ना हो, सोशली कोई इश्यूज क्रिएट ना हो, सोशली कोई इश्यूज क्रिएट ना हो, ये भी इसका ध्यान रखा गया था। एथिकली, लीगली, सोशली कोई इश्यूज क्रिएट ना हो सोसाइटी में, ठीक है, पूरे के पूरे हमारे ब्रह्मांड में, अर्थ पे, ठीक है। तो ये भी इसका भी क्या रखा गया था, ध्यान रखा गया था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इसका नाम दे दिया गया था और सीक्वेंसेस ह्यूमन डीएनए की पूरी अच्छे से निकल गई थी। ठीक है भाई, मेथडोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, यानी कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं। तो नाम लिख दूं मैं मेथड्स का, दो नाम पढ़ेंगे इसमें हम। एक EST, क्या है EST? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस वाली कौन सी चीज थी बताओ, नाइस वर्ड यूज करके। कोडिंग वाली थी ना, कोडिंग वाली कौन सी चीज है? एक्सॉन्स। तो ये ध्यान रहे इसमें कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट है डीएनए का इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि इंट्रोन्स वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा हो जाएगा? सीक्वेंस। देखो यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ना तो एक्सप्रेस्ड की बात हो रही है, ना ही नॉन एक्सप्रेस्ड की बात हो रही है, सारों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारों की बात हो रही है। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, या फिर इसी को हम ब्लाइंड अप्रोच भी बोलते हैं। एक तो हमें पता है कि भाई ये आदमी सही है, इससे हम अपना काम करा सकते हैं, दैट इज EST। ठीक है, एक हमें पता है कि एक हमें नहीं पता कि भाई ये आदमी सही है या गलत है। तो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम काम नहीं कराएंगे कि वो सही काम करेगा या गलत काम करेगा। तो दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन या ब्लाइंड अप्रोच। तो हम उस पे कैसा ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना, वो फिर उसकी बात है कि वो हमें धोखा देगा या फिर क्या करेगा, हमारे काम आएगा। कोई भी काम कराना है, सपोज करो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है या फीस सबमिट करानी है, कुछ भी करना है, XYZ, समझ गया ना बात को मेरी? ये ट्रस्ट वाला इंसान है कि हाँ ये काम सही करेगा, इसका पता नहीं है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, इसलिए ब्लाइंडली अप्रोच करेंगे उसको। याद रहेगा, याद रहेगा भाई। प्रोसीजर क्या है? अब हमारा ह्यूमन का डीएनए कितना बड़ा है? 2.2 मीटर लॉन्ग है। इसमें क्या करेंगे अब हम, 2.2 मीटर लॉन्ग में फ्रेगमेंट्स करेंगे डीएनए के। क्या करेंगे? कैसे करते हैं हम फ्रेगमेंट्स? बायोटेक को ले आओ जरा थोड़ा सा यहाँ पर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट्स कर देंगे। किसके? पूरे के पूरे डीएनए के अपने। ठीक है भाई, ठीक है, ताकि हम क्या बना सकें बताओ, ताकि हम क्या बना सकें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक को ले आओ थोड़ा सा यहाँ पर। अब फिर हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका, rDNA का जो हमने लिया है उसको होस्ट में डालने का, यानी कि जब हम उसको होस्ट में डालेंगे उससे पहले हम क्लोनिंग करेंगे उसकी। तो एक चीज का यूज रखेंगे यहाँ पर, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ हम वेक्टर डालते हैं। क्या डालते हैं? वेक्टर कौन कौन सा हो सकता है? दो वेक्टर हो सकते हैं, YAC और BAC। BAC मतलब बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC का मतलब फुल फॉर्म आ सकती है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे बायोटेक में। YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
ये वेक्टर फ्रेगमेंट ऑफ किसके साथ डलता है, डीएनए के साथ डलता है और क्लोनिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? अब अगर वो क्लोनिंग कम अमाउंट में बनी है तो उसको ज्यादा अमाउंट में करने के लिए क्या यूज करते हैं? एम्प्लीफिकेशन यानी कि पीसीआर टेक्निक। एम्प्लीफिकेशन का यानी कि क्या मतलब होता है? एम्प्लीफाइड करना, बहुत सारी कॉपीज बनाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होगा यही चीज। ठीक है, इससे क्या बन जाती है फिर? ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंस बन जाती है और यहाँ पर फिर सैंगर मेथड यूज करते हैं। बस पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है भाई, सैंगर मेथड यूज करते हैं जो कि ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। क्लियर है बात? मेथोडोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है और अगर आएगा भी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा क्योंकि ये वाला टॉपिक तो क्या है, ऊपर वाला सारा पीसीआर वाला है, बायोटेक से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है मेथोडोलॉजी में। बाकी ये सारा तो इम्पोर्टेंट है ही है, जल्दी जल्दी के चक्कर में होता है। हाँ, तो निकल गया। अब साइलेंट फीचर्स देखेंगे कुछ ह्यूमन जीनोम, जो अब इन्होंने 13 साल लगाकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें क्या क्या फीचर्स निकली थी। ठीक है, बहुत सारी को ना पढ़कर शॉर्ट में पढ़ेंगे हम कुछ फीचर्स को। जैसे कि ह्यूमन जीनोम कितना आया था भाई? ह्यूमन जीनोम कितना आया था? 316.4.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस या फिर बेस पेयर, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बेसेस आएंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस। एवरेज जीन के पास कितना होना चाहिए? एवरेज, इसका एवरेज निकाल लो। 3000, 4000 तो बैठेगा नहीं, 3000 ही तो बैठेगा, तो एवरेज कितना आ गया जीन? 3000 बेसेस। देखो इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ बस। लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा वो लिखना है। लॉन्गेस्ट जीन जो होगा वो डिस्ट्रोफिन होता है। क्या होता है? नाम याद रखेंगे, डिस्ट्रोफिन। क्या याद रखेंगे इसका नाम? डिस्ट्रोफिन। मतलब कितना होगा? 2.4 मिलियन बेसिस होंगे इसी अकेले के पास। ठीक है भाई, जो स्मॉलेस्ट होगा वो टीडीएफ होगा। क्या होगा? टीडीएफ। क्या है टीडीएफ? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस स्पर्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है। कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर। बस याद रखेंगे इसको। तो टेस्टिस भी क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। तो 14 बेसिस होते हैं खाली इसके पास। क्या होते हैं? 14 बेसिस होते हैं। जीन अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 30,000 बैठते हैं। ठीक है, 3000 बेसिस 3000 मिलियन का कितना बैठेगा? 30,000 ही तो बैठेगा या नहीं बैठेगा? जो कि ये प्रीवियस एस्टिमेशन थी 30,000 वाली। और अब आज के केस में 80,000 से 1,40,000 तक क्या हो सकते हैं? जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उनमें से 99.9 जीन्स हमेशा हम सब में, चाहे हम रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ब्लड रिलेटेड यानी कि रिलेशन में, मतलब सॉरी रिलेटिव्स हैं या नहीं है, हमारा सबका ह्यूमंस का क्या है? 99.9 जीन्स सबके सेम है। सिर्फ 0.1% जीन क्या होता है? डिफरेंट होता है एक दूसरे से। क्लियर है बात? क्लियर है? 2% से कम जो जीनोम होता है वो खाली अकेला प्रोटीन को नहीं। 5 मिनट 5 मिनट के बाद सब मेरे साथ चल लो सामने लास्ट तक रख लो। लेस देन 2% जीनोम कोड करता है प्रोटीन को। किसको कोड करता है? प्रोटीन को। और क्रोमोसोम एक के पास, जैसे हमारा क्रोमोसोम कितने हैं पेयर्स में टोटल? 46। इन 46 में जो पहला वाला क्रोमोसोम है उसके पास पता है कितने जीन्स हैं? 2968 जीन्स। कितने जीन्स हैं? 2968 जीन्स। भाई सारे ये नंबर्स को याद करने वाला खेल है बस, इसमें लास्ट में ये याद रखेंगे आप। और देखो जो आपका वाई वाला क्रोमोसोम है सबसे लास्ट वाला, अगर हम देखें तो XX होगा या XY होगा।
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्टिस वाले यानी कि वाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के पास सबसे कम है ना। तो वाई के पास कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 231। कहाँ तो हजारों में है, कहाँ सिर्फ 231 ही है। इसीलिए आज के टाइम में क्या कहा जा रहा है कि जो आने वाला फ्यूचर है वहां पर वाई यानी कि मेल एग्जिस्ट नहीं करेंगे मार्केट में, यानी कि अर्थ पे अर्थ पर क्या करेंगे, वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सेल है, म्यूटेशंस फास्ट हो रही हैं। और आजकल वैसे भी मार्केट में क्या चल रहा है, लड़के लड़के क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर वालों की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपना जेंडर ही चेंज कर रहे हैं, सेक्स ही चेंज कर दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। हो रहा है ये, देखो ये एक तरीके से सीरियस टॉपिक है अगर हम देखें। और यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी चलता है इसी वजह से, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हमने फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे लास्ट। बहुत छोटी सी बात है, 2-3 चीजें देखनी है जहां से पीवाई क्यूज आया हुआ है, बस वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे नाम है, कौन कौन से पता है किसी को, भाई बता दो, यस और नो। नहीं पता, मैं बता रही हूँ, चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे नाम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तो पहले हो गया, डीएनए टेस्ट भी इसी को बोलते हैं, और डीएनए टाइपिंग भी इसी को बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए टेस्ट बोलते हैं, और डीएनए टेस्ट को ही डीएनए टाइपिंग बोलते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है भाई बात। किसने किसने इसको डिस्कवर किया था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेफरी साहब ने, एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी कब किया था, 1984 में। क्या प्रिंसिपल है इसका, वो देखो, प्रिंसिपल यानी कि रूल। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट जीन सीक्वेंस, इंडिविजुअल्स के पास क्या होते हैं, डिफरेंट जीन सीक्वेंस होते हैं, लेकिन वो शो करते हैं क्या, रिपीटेटिव नंबर ऑफ सीक्वेंस। क्या शो करते हैं वो, रिपीटेटिव या फिर रिपीटेशन नंबर ऑफ सीक्वेंस। रिपीटेशन नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या करते हैं, वो शो करते हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ना है, 2 तरह के डीएनए होते हैं, वो ABCD Z वाला डीएनए नहीं है। अब यहाँ पर अलग वाला डीएनए है, क्या है, अलग वाला डीएनए, ये बल्क में होता है, दिस इज बल्क डीएनए। क्या है ये, बल्क डीएनए। ये होगा सैटेलाइट डीएनए, क्या होगा ये, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को हम क्या बोलते हैं, यही रिपीटिशन होता है, यानी कि इसमें रिपीट वाली सीक्वेंस होगी, जैसे UU GG CC AA, UU तो नहीं है, TT आएगा यहाँ पर। तो जो आपका TT आ गया, सेम आ गया ना, रिपीट हो गया, GG आ गया, या फिर TT आ गया, GG आ गया, यही रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन अगर होगा तो सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेशन होगा यहाँ पर, क्लियर है बात। सीक्वेंस में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखो, इसका सैटेलाइट डीएनए का बेस कॉम्पोजिशन होता है। अभी मैंने किसकी बात की है, नाइट्रोजन बेसिस की तो बात की है, जो रिपीट हो रहे हैं सैटेलाइट डीएनए में। तो बेसिस कॉम्पोजिशन यानी कि कॉम्पोजिशन कैसा बना हुआ होगा, बेस का बना हुआ होगा, कैसा बना हुआ होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ गई VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं, ये यही मिनी सैटेलाइट होता है, यहाँ से PYQ आया हुआ है। क्रोमोसोम वाले डायग्राम पे आपने छोटी सी मिनी सैटेलाइट बनाई थी, वही है ये VNTR। यहीं पर क्या होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स यानी कि रिपीटेशन डीएनए होगा।
ये एपीवाई क्यों आया हुआ है भाई यहाँ से? माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है? ये तो मिनी है। अब एक क्या होगा? माइक्रो सैटेलाइट भी होगा। क्या भी होगा? माइक्रो सैटेलाइट, जिसको हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। ये वेरिएबल नंबर यानी कि ये क्या है? बहुत ज्यादा है। माइक्रो में क्या होगा? कम होगा। इनके शॉर्ट टेंडम रिपीट होंगे। क्या होंगे? शॉर्ट टेंडम रिपीट होंगे। कितने होंगे? 1 से 6 बेस पेयर तक। कितने होंगे? 1 से 6 बेस पेयर तक। कितने होंगे? 1 से 6 बेस पेयर तक। जो पीसीआर की पूरी प्रॉपर टेक्निक है वही यहाँ पर इंक्लूड होगी। क्या होगी? पीसीआर वाली टेक्निक बता दो, कौन बताएगा? पीसीआर टेक्निक कौन सी है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या क्या किया था? दो का डीएनए ले लिया, उनको अलग अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, फिर क्या कर दिया? फिर क्या कर दिया भाई? डिजायर्ड जीन निकाल लिया, फिर उस डिजायर्ड जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेंट बना दिया। फिर कहाँ पर निकाल लिया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जेल में डालेंगे। कौन सा जेल था? एगेरोन जेल। एगेरोन जेल कहाँ से आता है? सीवीड से, अगार अगार से। हेलो, नहीं अभी हो रही। हाँ ठीक है, ठीक है, फोन लेती जाओ बस। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या कर रहे थे? नायलॉन शीट पर क्या कर रहे थे? उन डीएनए को, छोटे छोटे सेगमेंट्स को डीएनए के ला रहे थे। उसी को हम क्या बोल रहे थे? सर्दन ब्लॉटिंग। क्या बोल रहे थे? सर्दन ब्लॉटिंग। फिर उसी से ही हम क्या पता लगा रहे थे? किसका कौन सा फादर से मैच कर रहा है, कौन सा मदर से मैच कर रहा है, कौन सा अलग हो जा रहा है। ठीक है, यही तो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बस ये सारी टेक्निक थी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चैप्टर में। नोट्स पूरे चैप्टर के सेंड करने हैं या सिर्फ आज आज के? पीवाई के ऊपर कर देंगे शाम तक। ये सर का पेन।